हेलो एवरीवन, दिस इज मी डॉली, इस चैनल की होस्ट एंड क्रिएटर, और आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से अपने इस चैनल पे जिसका नाम है रियल वाइब। और अपने इस चैनल के नाम के अकॉर्डिंग हम कोशिश करते रहते हैं कि कुछ ऐसी रियलिटी आप सभी के सामने लेकर आए जिसमें से सच में आए रियल वाइब। और इसी कोशिश को फिर से एक बार हम करते हुए आज का वीडियो हमने प्लान किया। और इस वीडियो का जो मेन मोटिव मैं ये कहूंगी कि आपको और बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करना, राइट? क्योंकि आज का वीडियो हमारा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन से बहुत ही ज्यादा भरा हुआ होने वाला है। और आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आज का वीडियो आप जरूर से लास्ट तक देखिएगा, ओके? और आज के इस वीडियो का जो हमारा मेन, जो हम ये कहेंगे कि आज का हमारा वीडियो किस चीज पर डिपेंड करता है, ओके? वो चीज है एक जबरदस्त पर्सनालिटी, एक अमेजिंग पर्सनालिटी जिनसे आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ। और वो एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है हम सभी के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए। और मैं चाहूंगी कि उनसे मिलवाने से पहले मैं आपको उनकी लाइफ की अचीवमेंट्स दिखाऊं, क्योंकि आप उनकी अचीवमेंट्स देखेंगे तो आपके अंदर और भी ज़्यादा मन होगा कि आप उनसे मिलें, उनके बारे में पूरा जानें। तो आप पहले अचीवमेंट्स देखिए। ओके, सो आपने देखा उनकी अचीवमेंट्स, तो अब मैं आपको मिलवाने वाली हूँ उन पर्सनालिटी से जिनकी ये सारी अचीवमेंट्स हैं। ओके, सो प्लीज वेलकम मिस नीरजा गोयल मैम। सो हेलो मैम, हेलो। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ और स्पेशली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के इस पॉडकास्ट के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं आज आपसे मिल पा रही हूँ, आपके बारे में जस्ट सुना था लेकिन आज आपसे मिली हूँ और भी ज़्यादा जानने को मिला है। और आपके अचीवमेंट्स के बारे में मुझे जितना पता था आप उससे बहुत आगे बढ़े हुए हैं, मुझे पता भी नहीं था इतना सब कुछ। और आई डोंट थिंक मैं आपके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी, इसलिए सो माय लवली ऑडियंस, मैं चाहूंगी कि दी मैम आप अपने बारे में बताइए, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। ओके, नमस्कार, मेरा नाम नीरजा गोयल है। मैं पैरा इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर हूँ और नीरजा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट की संस्थापक हूँ, जो कि मैंने 2020 में यहाँ पे नीरजा देवभूमि चैरिटेबल की एक ऑर्गेनाइज़र थी मैं, और उसको मैंने यहाँ पे करा। ट्रस्ट के माध्यम से बहुत लोगों की हेल्प की और फिर उसे रजिस्टर कराया। इसी के साथ मैं आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में ब्रांड एम्बेसडर हूँ, और मेरे को उत्तराखंड से तिलु रतौली पुरस्कार मिल चुका है। और उसके अलावा भी मेरे को स्टेट अवार्ड 2 बार मिल चुका है। पहले मेरे को गेम के लिए अवार्ड मिला आपके अपने जिलाधिकारी जी से, और फिर सेकंड बार मेरी ट्रस्ट को भी इस तरह का अवार्ड मिला। ये मेरे लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात थी कि मुझे एक ही साल के अंदर 2 बार मुझे अवार्ड मिले। और अभी पिछले साल मुझे उत्तराखंड महिला आयोग की तरफ से अवार्ड मिले, और इस तरह के कई ऐसे अवार्ड हैं, अगर मैं जिसके लिए अगर आपको बताऊंगी तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने काफ़ी इस तरह के अवार्ड मेरे को अभी तक मिल चुके हैं। वाह, अमेजिंग मैम, यू आर ऑसम। जितना मुझे पता था, मुझे बहुत ही कम पता था आपके बारे में। जब मैं यहाँ पर आई और आपकी अचीवमेंट्स के बारे में मुझे पता चला तो आई एम रियली शॉक्ड। सो मैम, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी इस जर्नी की स्टार्टिंग कब हुई, और सबसे पहली बात कि आपने इतना हिम्मत कहाँ से इकट्ठा करी जो आपने इस सिचुएशन में सोचा कि मैं कुछ करूँ। अब ये अगर मैं बताऊं कि मैंने कब की, तो ये 2018 से मैंने गेम में पार्टिसिपेट करना चालू करा। वैसे मैंने 2017 में भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन 2018 में मेरा फर्स्ट मेडल आया था, जो ओके, कि मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था बैडमिंटन में। और 2017 में मैं गेम में जब आई तो मैं जयपुर लास्ट टाइम दिसंबर खेलने गई थी, तो उसमें सिटिंग वॉलीबॉल मैंने खेला था और मेरा नेशनल पे मेडल आया।
और इसी तरह फिर मुझे उस समय मैं कुछ रुक गई थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मुझे कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। तो मेरे को बैडमिंटन के लिए बहुत ज़्यादा हमेशा से एक इंटरेस्ट था कि मैं बैडमिंटन खेलना चाहती हूँ। तो मुझे याद है कि 2017 में एक कैंप हुआ था, जिसमें कि कैंप के माध्यम से पता चला था कि पैरा बच्चे किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और उनकी मतलब कौन कौन से गेम खेल सकते हैं। तो जैसे ही मुझे पता चला, मुझे ध्यान है कि वो 4 बजे वो कैंप लगा था और मैंने 6 बजे उसमें पार्टिसिपेट मतलब सॉरी मतलब 6 बजे मैं वहाँ से कैंप से आ गई थी घर। और आते ही मैंने रैकेट मंगा लिया वाह, कि मुझे, इंस्टेंट। हाँ, मैंने ये नहीं सोचा कि कल या परसों और मुझे बैडमिंटन खेलना है, मुझे ऐसा हो गया। और मैंने छोटे बच्चों के साथ मतलब उसे खेलना, और मतलब सब मुझे मना भी करते थे। मैंने बॉल पे प्रैक्टिस स्टार्ट की फिर। ओके। तो वॉल पे मैं प्रैक्टिस करती थी, वॉल पे जो प्रैक्टिस करती थी मेरी शटल 100 बार नीचे गिरती थी। चेयर पे ही मैं खेलती थी और मैं 100 बार उसे उठाती थी, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारती थी। तो कुछ लोग ऐसे थे मेरे साथ जो और भी थे, मेरे साथ के दिव्यांग भाई बहन, मेरे फ्रेंड, कहते थे तुम पागल हो, बार बार सेटल गिर रही हो, उठा रहे हो, उससे कोई खेल सकता है और ऐसे क्या आगे जाओगे। मैंने कहा नहीं, मैं किसी की बात नहीं सुनी, जैसे मेरे कोच ने कहा मैं वैसे ही करती गई। और जिन्होंने कैंप लगाया था उन्होंने उन्होंने मुझे जैसे बताया, और फिर मैं स्टेट गेम खेलने के लिए फर्स्ट बार गई। तो मुझे याद है कि मैं बच्चों के साथ खेलती थी, मैंने कहा मैं बहुत खुश थी, मैं स्टेट गेम खेलने जा रही हूँ, मेरा फर्स्ट अचीवमेंट था। तो मैंने देखा मेरा मेडल नहीं आया स्टेट पे, लेकिन मैं डिमोटिवेट नहीं हुई, मेरी हिम्मत और बढ़ी कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ करा है, मैं वहाँ तक पहुँची हूँ, मेरा वो अचीवमेंट था। मेडल मेरे लिए उस समय ये नहीं था, मैं पहुँच सकी, ये बड़ी बात थी। बिल्कुल, आपने ये सोचा कि मैंने ट्राई किया है, ट्राई किया है, मैं जस्ट घर में नहीं रही, घर मैंने में नहीं कोशिश रही, करी है। कोशिश की है। और मैं ऐसे ही बच्चों के साथ खेलना, बच्चे मना कर देते थे, उन्हें 10-10 रुपए का लालच देके कि मेरे साथ मतलब खेलो, आप करो, बड़े तो खेलना ही नहीं चाहते थे। मैं ऐसे खेलती गई, फिर मुझे पता चला कि नेशनल गेम होने वाले हैं। तो मुझे लगा कि मैंने इस बार कुछ करना है। तो मैंने सारी जगह, कॉलेज, स्कूल, ऋषिकेश में हर जगह बात की, लेकिन मुझे सबने कोचिंग देने के लिए मना कर दिया कि हम आपको कोचिंग नहीं दे सकते, कि आप व्हील चेयर पे हो। काफी चैलेंजिंग रहा है। हाँ, तो मैंने कहा फिर भी मैं पता करती रही, क्योंकि 15 दिन मेरे गेम में बचे थे नेशनल पे सिलेक्शन होने के लिए। तो मेरे पास बहुत कम टाइम था। फिर मेरे को पता चला, मैं हर स्कूल कॉलेज में जा रही थी, फिर वहाँ पे मेरे को एक सर मिले जिन्होंने मुझे, मेरे कोच हैं जो आदरणीय जितेंद्र विष्ट सर, उनके पास मुझे भेजा और उन्होंने मुझे कोचिंग कराने के लिए हाँ कर दी भरत मंदिर स्कूल में। लेकिन वहाँ पे भी मेरे साथ यही समस्या थी कि सर ने कहा कि हम आपको जगह दे सकते हैं लेकिन हम आपको, मैं आपके बारे में नहीं जानता हूँ कि आप कैसे खेलते हो, क्या करते हो, आप लोगों के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। जितना मुझे पता है तो मैं आपको करा दूंगा, मैं आपको मना नहीं करूँगा। तो मुझे याद है उन्होंने जो बैडमिंटन कोर्ट था उसकी एक साइड गैलरी थी, वहाँ पे मुझे नेट लगा के दिया और मैं उसी गैलरी में प्रैक्टिस करती थी। और 1 घंटे का टाइम था, सीमेंटेड कोर्ट था, नॉर्मल चेयर थी, और मुझे 1 घंटे का टाइम दिया था, मैं 4 घंटे प्रैक्टिस करती थी। मतलब दी मैम, नॉर्मल चेयर? नॉर्मल चेयर जिसपे कि मैं फॉल होती तो मुझे कहीं भी चोट आ सकती थी। बिल्कुल। तो मैंने अब सर से कहा कि सर बोले कि 1 घंटा हो गया आपका, आप जा सकते हो, आपकी मतलब फेस भी लाल हो रहा है। मैं कहती थी नहीं सर, देखिए मैं साइड ही गैलरी में खेल रही हूँ, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मुझे इसमें खेलने दीजिए। और जो भी वहाँ पे प्लेयर्स प्रैक्टिस करने आते थे, बच्चे बॉयज़ जो भी, आप 10 मिनट भैया मेरे साथ खेलो, 10 मिनट भैया आप, भैया भैया आप करके सबके साथ 10-10 मिनट करके मैं कुछ ना कुछ कवर मतलब करती थी। आपने हार नहीं मानी? हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे प्रॉपर कोई सिखा नहीं पाता था, लेकिन मैं सबसे कुछ सीखना चाहती थी कि जो मुझे मिले। तो सब मुझे उसमें कोऑपरेट करते थे। और वहाँ के प्लेयर्स का भी मैं आज थैंक यू कहूँगी आप लोगों की वीडियो के माध्यम से, अगर कोई देखता है, कि उन लोगों ने मुझे उस समय जब मैं बोलती थी तो वो मुझे 10 मिनट की जगह 15 मिनट ही कराते थे, और रोज कोई ना कोई मेरे पास खुद आ जाता था।
तो मैं 4 आप लगा लीजिए 5 से 8 तक, कभी 4 से 8 तक मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस करती रही और 15 दिन में मैं नेशनल पे मेडल लेकर आ गई। वाह। तो मेरा ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि उससे पहले मैं सिटिंग वॉलीबॉल में मेडल ला चुकी थी जयपुर, लेकिन वो टीम ग्रुप था, लेकिन मुझे एक सिंगल में अपना कुछ करना था, तो मुझे एक वो रास लगा कि मैंने आज कुछ ज़िंदगी का लाइफ का मैंने करा है, तो वो मेडल और फिर सेकंड मेडल, फिर मेरी जर्नी कभी रुकी नहीं, कंटिन्यू मैं कई नेशनल पे मेडल आज तक ला चुकी हूँ। और उसके साथ साथ मैंने स्विमिंग करी। ओके। स्विमिंग मेरी आपके अमेरिका में मेरी उसकी वीडियो गई जिसमें कि काफ़ी सराहना मिली। और उसके अलावा वो स्विमिंग भी मैंने 2 मंथ में की थी, कि जिसमें कि मैंने सिर्फ आप समझ सकते हैं कि 8 वीक मैंने प्रैक्टिस की थी। 8 वीक मीन्स कि हर वीक में 1 बार 2 घंटे। अच्छा, और मैं वंस अ वीक। वंस अ वीक 8 बार की प्रैक्टिस में मैंने फ्लोटिंग सीख ली। वाह। उसके अलावा मैंने उससे पहले भी मैंने बैडमिंटन से पहले भी मैं नहीं रुकी थी, मैंने 4 व्हीलर सीखी। उसके अलावा मैंने गिटार प्ले किया, जिसमें कि मैंने गिटार पे आपकी लॉयंस क्लब मेले में 1000 या 800 लोग थे जिनके बीच में मैंने सॉन्ग प्ले किया था, मुझे आज भी याद है। तो इस तरीके से मैं छोटे-छोटे मेरे जो अचीवमेंट होते थे मैं उसमें खुश होती थी, फिर मेरे को बड़े अचीवमेंट खुद ही मिलने लगे। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं अब कुछ और करूँ, अपने जैसों के लिए। क्योंकि उससे पहले मेरी लाइफ एक स्थिर थी, घर में ही थी। अगर आप बात करें जब मैं 8 महीने की थी मुझे मतलब पैरालाइज़ हो गई थी मेरी हाफ ओके। बॉडी। तो हाँ, मैम, मतलब ये सिचुएशन आप बचपन से फेस कर रहे हैं? हाँ, 8 महीने की थी मेरी बॉडी पूरी हाफ बॉडी पैरालाइज़ थी, मेरा ट्रीटमेंट हुआ, जिसमें मेरी बॉडी मतलब फिर थोड़ा वर्क करने लगी, लेकिन मेरी हाफ बॉडी में ओके, लोअर बॉडी में इफेक्ट नहीं हाँ, है। अफ़ेक्ट रह गया। तो फिर मैं उसके बाद जैसे बड़ी हुई तो मेरे घर की भी सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। मेरे फादर थोड़ा ड्रिंक करते थे, तो ओके। घर का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ख़राब सपोर्टिव था, नहीं था। सपोर्टेड नहीं था। और मैं 11 साल की हुई, तो मतलब मैं देखती थी उसी माहौल में बड़ी हम्म। हो रही थी मैं धीरे-धीरे कि मेरे हम्म। फादर इस तरह से कर रहे हैं मेरी मदर के साथ, छोटे-छोटे भाई-बहनों के साथ। हम्म। तो मेरे फादर फिर 11 साल की एज में मुझे ध्यान है वो एक्सपायर हुए। ओके। तो मेरी मदर ने मुझसे बस एक ही क्वेश्चन किया कि बेटा आप बताओ कि आप घर में मतलब आप यहाँ रहना चाहते हो या आप मतलब मेरे साथ मतलब घर जाओगे, पिया नानी जी के पास जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को तो यहीं रहना है और खुद से कुछ करना है, मुझे किसी के घर नहीं जाना है, मुझे किसी से कुछ मांग के नहीं, किसी का मतलब मतलब अदर हाँ, फैमिली से सपोर्ट नहीं चाहिए। सपोर्ट नहीं चाहिए मुझे। मैं 11 साल की थी जब भी मेरे अंदर इस तरह की मतलब आप बचपन से ही बहुत हाँ स्ट्रांग थिंकिंग रही है आपकी। हाँ, तो मदर बोले ठीक है, फिर उन्होंने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, बर्तनों का, यूटेंसिल का, जिसको ओके। कि मैं कंटिन्यू उनके साथ सपोर्ट करती थी क्योंकि मेरी मदर थोड़ा बीमार रहते थे, तो वो उसे अकेले हैंडल नहीं कर सकते थे, सबसे बड़ी मैं ही घर में थी। ओके। तो मुझे में बाकी मेरे ब्रदर थे वो मुझसे छोटे थे, मेरी 2 सिस्टर थी। तो मैं उस बिज़नेस को मम्मी को सपोर्ट करती थी और कई बार ऐसा होता था कि बिज़नेस जब हमने स्टार्ट किया तो वो रन नहीं कर रहा था उस ओके। तरीके से, तो हमारे पास एक टाइम का खाने का भी नहीं होता था। मतलब सारा आपका फाइनेंशियल जो था सोर्स वो होता सब था, खत्म, जस्ट वही एक वो ही था। वही था। उससे पहले मुझे ध्यान है हमारे यहाँ 20 नौकर काम करते थे और हमारा बहुत बड़ा बिजनेस था, एक बहुत बड़ा पूरे उत्तराखंड में हमारा एक मतलब होलसेल की मतलब सप्लाई थी मेरे फादर की। ओके। लेकिन जब वो एक्सपायर हुए तो उनकी वजह से वो सारी चीज़ें फॉल होती चली गई। सब चीजें डाउन हो गया। हाँ, तो हम लोग बिल्कुल ग्राउंड पे समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। फिर ये सब चीज़ें हो ही रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, बिज़नेस को देख के मम्मी को कहती थी, जब मम्मी शाम को आती थी कि हमें ये करना है, तो आज नहीं कल हो जाएगा, आज नहीं कल होगा, परेशान मत हो, बस आप हिम्मत रखो। तो मम्मी ऐसी हिम्मत रखती थी जब मम्मी को मैं समझाती थी, और मम्मी मुझे कभी हम एक दूसरे के लिए ऐसे, और बहुत सारी ऐसी दिक्कतें थी कि जो मैं बता भी नहीं पाऊँगी, शायद बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। तो मैं ऐसी जब 13-14 साल की हुई, हमारा बिज़नेस धीरे-धीरे ठीक-ठाक चलने लगा और हम अच्छा मतलब अर्न होने लगी 2-3 साल बाद। जो इतनी परेशानियाँ थी, कम हो रही थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंज़ूर था
ओके। मैं अचानक ही घर में काम कर रही थी और स्लिप कर गई। अच्छा। तो स्लिप करने से मेरी जो हाफ बॉडी, जो मैं घुटने पे हाथ रख के अपना वर्क चल लेती थी, हम्म। तो मैं फुल बेड पे आ गई। ओह। तो मैं कम से कम जब फुल बेड पे, ये देखिए आप 15 साल की या 14 साल की होंगी, फुल बेड पे थी। और हम्म। उस टाइम 6 महीने बाद ही मेरे ब्रदर को भी फिट्स आने लगे। ओह। तो अब जो बिजनेस था वो वापस से फिर वहीं डाउन वहीं आ चला गया, गया। क्योंकि हम घर के बड़े थे बच्चे हम्म। और मदर की कंडीशन ऐसी थी। अब हम यही सब चीज़ें फेस कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी में पेन आ चुका था कि अगर कोई हल्का टच भी दे दे, कि ऐसे हम्म। पकड़ के कहे हम्म। कि आपको उठा के हम चेयर पे बैठा के डॉक्टर के ले जा रहे हैं, तो मुझसे वो पेन सहन नहीं होता था। टच नहीं हो जी। सकती थी मेरी बॉडी। मैं पूरी रात तकिए पे ऐसे करके फोल्ड होके सो जाना, लेट ना हम्म। पाना, ओह। अपना खुद का कुछ काम नहीं करना, टॉयलेट बाथरूम सब बेड पे करानी है। छोटी छोटी मेरी सिस्टर है, हम्म। 9 साल 10 साल की, वो सब मेरे को मैनेज कर रही है। माहौल सारा खराब हो रखा है घर का, हम्म। बिजनेस डाउन हो चुका है, एक टाइम के इलाज के लिए भी पैसे नहीं है। ओह गॉड। इस तरह की सिचुएशन मेरे साथ होने लगी। मतलब हम्म। 2 ही 3 साल हुए थे कि ये सब चीज़ें मुझे वापस से, मतलब लगा कि मुझे हम्म। इस समय मर जाना ही बेटर होगा, कि मैं हम्म। सुसाइड कर लूँ। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जैसे आज आप सब के लिए मैं मोटिवेशन बन रही हूँ, बिल्कुल मैम। तो ज़िंदगी में हर कोई किसी की लाइफ के लिए एक मोटिवेशन होता है। तो हम्म। मेरे पास याद है कि एक पेपर आया, जिसमें कि वो भी पेपर भी ऐसे किसी चीज़ में आया था। पेपर खरीदने के भी उस समय चार्जेस नहीं थे। उसमें वो शायद मेरे लिए आया। उसमें मैंने ओके। किसी दिव्यांग बच्चे को देखा हम्म। कि वो पेपर बेच रहा है और काम कर रहा है। कोई लड़की है ऐसे। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मैं क्यों अपने आप को खत्म करूं, मैं हम्म। कुछ करूं। ठीक है, मेरी स्थिति ऐसी है, कुछ रास्ता ढूंढूं। तो हम्म। कहते हैं, जिस दिन भी आप लोग जो मेरे को सुन रहे हैं, अगर हम अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर लें कि हमें कुछ करना है, और जब हम जिंदगी से हारते हैं तो हमारे पास रास्ते खत्म होने लगते हैं। और जिस दिन हम ये सोचते हैं कि हमें कुछ करना है, तो रास्ते खुद चलते जाते हैं। आप देखो, बहुत दूर तक देखोगे आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसी अंधेरे में अगर आप एक एक कदम बढ़ना स्टार्ट करोगे, तो आपको रास्ता खुलता नजर आएगा। तो उसी तरीके से हमारी लाइफ है। जस्ट एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल से हाँ, मुझे आपको एक मोटिवेशन मिला। मोटिवेशन मिला कि शायद मैं कुछ कर सकती हूँ। मतलब उस समय के लिए कुछ टाइम मैं बच गई उससे। लेकिन हम्म। बहुत सारे ऐसे ख्याल मन में आते थे कि ये नहीं, ऐसा मैनेज करना मुश्किल है। लेकिन मैं उसे अपने पास रखती थी हर टाइम पेपर को, जब कभी ओके। बहुत हिम्मत आती थी फिर वापस। तो ये सारी चीज़ें थी। अब मैंने सोचा करूँ कैसे, स्टार्टिंग बिल्कुल। कैसे हो। तो पता चला कि एक कैंप लग रहा है। देखिए, जब मन में कुछ आता है कि हमें कुछ करना है, कि एक कैंप लगने वाला है निर्मला हॉस्पिटल, सॉरी, परमार्थ में। तो मैं वहाँ पे गई, और वहाँ पे कुछ, मतलब रोते रोते, मेरे को रास्ते में याद है जब मेरे को ले जा रहे थे, तो मैं बहुत चीख रही थी, बहुत चिल्ला रही थी। पेन इतना पेन था, की वजह पेन की से। वजह से मेरा झटका भी सहन नहीं हो रहा था बॉडी ओह। में। तो मुझे परमार्थ में जब वो लेके गए, तो मैंने वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मुझे देखा और उन्होंने मुझे निर्मला हॉस्पिटल में, अजय शर्मा डॉक्टर हैं, उनके लिए बताया। हम्म। मेरा वहाँ से ट्रीटमेंट चला, जिसमें कि मेरे पास फाइनेंशियली कुछ नहीं था। सर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट की। और मेरा, जैसे सब डॉक्टर मुझे जवाब देते थे, हम आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, आपके पेन है, आप फुल, अगर एक्सरे कराना है तो पैर खोलो। लेकिन हम्म। मेरे पैर पूरे जुड़ चुके थे, तो वो ओह। खुलते ही नहीं थे। लेकिन सर ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दिया कि धीरे हम्म। धीरे मेरे मेडिसिन के हिसाब से रिकवर करा के मेरे एक्सरे हुए बाकायदे हर 15 दिन पे, हम्म। और मैं रिकवर होती गई। तो मैं इतना काबिल हो गई, फिर मेरी फिजियोथेरेपी चली कि आज मैं अपने डेली रूटीन का काम कर लेती हूँ। ठीक है, मैं खड़ी होके नहीं चल सकती, हम्म। और अपना कंघी चोटी, अपना डेली रूटीन जो भी होता है सब कर हम्म। लेती हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं ऐसी मैम, हैं। आप वो कर रहे हो जो कोई नहीं कर पा रहा है। आप वो सब कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि आपने उस पेन में, जो बिल्कुल सहने से बाहर था, उसमें आपने कुछ अलग सोचा उस टाइम में, जिसमें सब लोग बस ये सोचेंगे कि बस इस दर्द से कैसे फ्री हो जाए। लेकिन आपने कुछ और सोचा, इसलिए रास्ते खुलते गए। बस, तो अब धीरे से मेरा जब इलाज हुआ, तो मेरे को लगा कि मुझे रिलीफ आने लगी है।
तो मुझे याद है कि मेरे आगे व्हीलचेयर आई, ओके। तो मैं व्हीलचेयर एक्सेप्ट नहीं कर पा रही अच्छा, थी। उससे पहले आप व्हीलचेयर पे नहीं थे? नहीं, मैं पहले खड़े होके चल लेती थी घुटने पे हाथ रख के। तो अच्छा, ये मेरे कितने साल की एज में हुआ था दीदी? अ, ये मेरे को जब हुआ था कि जो पैरालाइज बाद में हुआ, ये मैं 15-16 साल की थी, और पहले मुझे पोलियो था जो एक पैर पे था। ओके, मतलब तब भी आप चल लेते थे? हाँ, तब चल लेती थी, नॉर्मल घुटने पे चल पाती थी, ओके। लेकिन स्टैंडिंग नहीं। तो ओके। ये सारी चीज़ें हो रही थी कि मैं 15 जब मतलब ये सारी चीज़ें मैं फेस कर रही थी, तो मेरे सामने जब व्हीलचेयर आई तो मैं बहुत रोने लगी, बहुत ओके। ज़्यादा, कि मुझे सहन नहीं हो रहा था, नहीं ये व्हीलचेयर ले जाओ, मैं इस पे नहीं बैठूंगी। लेकिन फिर मैंने माइंड करा कि अगर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करती, मेरे सामने मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, तो उनका कैसे मैं मैनेज करूँगी, उनका कैसे देखूँगी, मेरे को तो आगे बहुत कुछ करना है अपने भाई बहनों के लिए। तो मैं रोते हुए बैठती थी, और लेकिन फिर भी कुछ टाइम मैंने शॉप के लिए, एक ऐसी लकड़ी की चेयर थी जिसमें व्हील लगवाए, और मैं शॉप पे जाती थी, और शॉप पे जाके मैं अपना काम करती थी। तो मुझे मतलब नॉर्मल चेयर पे वो लगता था कि ठीक है, मैं कर रही हूँ, ग्राहक से बात कर रही हूँ, सब कुछ है। धीरे धीरे हमारा काम ठीक होने लगा, बिजनेस। मेरे भैया का भी ट्रीटमेंट चला, भैया का भी फिर वैसे ही भैया भी रिकवर हुए, उनको फिट्स कंट्रोल हुए, और हम दोनों भाई बहनों का जैसे पहले एक साथ ही खराब हुआ, और एक साथ ही हम दोनों का धीरे धीरे ठीक होने कवर। लगा। हाँ, तो हम लोगों का बिजनेस फिर वापस से ही 4-5 साल हुए ठीक हो गया, मतलब टाइम लगा उसमें, लेकिन हम लोग वापस ही वैसे ठीक हो गए। अब ये मेरी बहनें सी सब कंडीशन में बढ़ रही थी, सब बड़ी हो रही थी, तो मेरी एक बहन की मैरिज की बात चली। अब मेरे सामने एक नई सिचुएशन ये थी कि सारी जो लोग भी, मतलब हम अपने माध्यम से भी बात करते थे, फैमिली मेम्बर्स भी थे, तो एक जो भी फैमिली मेम्बर्स है, मैं उनका खैर क्या नाम लूँगी अभी, आप वो मेरी सिस्टर के लिए कोई रिश्ता लेकर आए, और उन्होंने कहा ये निर्जा को हटा दो, निर्जा सामने नहीं आएगी, नहीं तो रिश्ता दिक्कत में आएगा। अच्छा। हाँ, तो और ये बात भी जब सामने आई, उन्होंने डायरेक्ट ना कही मेरे से कि हमने कुछ ही टाइम पहले 4 व्हीलर ली थी, जो ओके। मेरे लिए घर में ली गई थी स्पेशली, कि मेरी छोटी बहन ने 1 मंथ से 2 मंथ में मेरे लिए 4 व्हीलर सीखी, कि मैं अपनी बहन को कहीं घुमा सकूं, वो घर से बाहर नहीं जा पाती है, ये ओके। रीज़न था सिर्फ मेरे लिए। और तो हमने कुछ टाइम हुआ ली, फिर उतने में मेरी दूसरी बहन के रिश्ते के लिए जब फ़ोन आया, तो मैं बहुत खुश थी कि चलो अ, उसके रिश्ते के लिए फ़ोन भी आया, और मैं घूमने के लिए भी दिल्ली जाऊंगी, फैमिली मेम्बर्स का जो। तो मैंने उन्हें, जैसे बच्चे होते हैं वैसे ही उसमें कह दिया कि मैं भी आऊंगी, और सभी लोग आएंगे। तो उसी बीच में मेरे को ध्यान है कि उन्होंने कहा कि निर्जा आप मत आना। ओके। तो मेरे लिए, अब मैं बहन को बोलूँ, तो मुझे लग रहा है कि हमारी कंडीशन फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा भी स्ट्रांग नहीं थी, ठीक ठाक हो गई थी, तो मतलब उनके लिए रिश्ता कैसे आएगा, मेरी बहन का सवाल है, अच्छा लड़का मिल रहा है, लेकिन उतने में ही मेरी आंख से आंसू टपकने लगे, मेरे हाथ में फ़ोन था, मुझे याद है उस समय पेंट ही चलता था, और मेरे आंख से आंसू टपक रहे थे, तो वो बोली क्या बात है, मैंने कहा नहीं वैसे ही मेरे आपने रोना, बताया नहीं? बताया नहीं। लेकिन वो समझ गई कुछ बात है, उसने फिर मुझसे पूछ ही लिया, क्योंकि हम भाई बहनों का एक इतना प्यार है कि जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। क्योंकि आपने सब उनके लिए करा है, अपनी हाँ, लाइफ को अगर आपने स्टेबल तो किया उनके लिए। बिल्कुल उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने बता दिया, मैं नहीं रुक पाई, तो उसने कुछ ना मेरे से बोला ना करा, सीधा फ़ोन उठाया, और फ़ोन उठा के कहा कि मुझे रिश्ता नहीं करना, जहाँ मेरी बहन नहीं है मुझे वो रिश्ता नहीं करना। तो ये मेरे लिए एक भले दुख तो था, लेकिन एक उस समय मेरे को एक फील आ रहा था कि मेरा कोई है, बिल्कुल। अपनापन है, मतलब मेरे भाई बहन मुझे सच्चा प्यार करते हैं, कि उनके और लिए दूसरी खुशी से पहले मैं हूँ। मैं हूँ, और ऐसा ही फील मुझे आया, और मैं बहुत ज़्यादा खुश, मतलब खुश भी थी कि मेरे भाई बहन है, और मैं ज़रूर, अब खुद मैंने कहा कि मैं आपके लिए, हम लोग खुद से रिश्ता ढूंढेंगे। मतलब एक मोटिवेशन अंदर और बिल्ड हुआ कि मैं कुछ हूँ, हाँ, कुछ हूँ, कि मेरे लिए मेरे भाई बहन स्टेप ले रहे हैं। इससे ले रहे हैं। तो अब उसके बाद फिर मैंने उसका रिश्ता ढूंढा,
और कुछ टाइम लगा, लेकिन आज वो बहुत अच्छी फैमिली में है। और सबसे बेटर है कि उनके हस्बैंड ने मुझे फादर की तरह मेरे को रिस्पेक्ट दी, वाह। जैसे मेरे फादर होते आज। तो वो मुझे जब भी मतलब जब मैरिज स्टेज हुआ तो वो सबसे पहले मेरे साथ फ़ोटो खिंचाना है। कोई देन लेन की बात कुछ है, कुछ नहीं उन्हें चाहिए था, उन्होंने मना किया। लेकिन कोई भी कोई शगुन कुछ हो वो मुझसे हर बात डिसाइड, मम्मी से पहले मुझसे रिस्पेक्ट दे के दीदी ऐसे। तो मुझे इतनी रिस्पेक्ट उस फैमिली से मिली, बड़े भाई की तरह, बड़े ही कह सकते हैं फादर की तरह क्योंकि आप वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं निभा ना। रहे थे। और मैंने उस बहन का रिश्ता कराया, फिर मैं आगे फिर और भी था। फिर इसमें मेरी एक छोटी बहन जिसका कि रोल बहुत ही अलग रोल है, जिसमें मैं कह सकती हूँ आपकी सबसे छोटी बहन। छोटी बहन। उसने मेरे लिए पूरा सेक्रीफाइस करा कि उसने आज तक मैरिज नहीं की है, कि मैं तुम्हारी छाया की तरह तुम्हारे साथ रहूंगी। वाह। तो वो आज तक मेरे साथ है और उसने मैरिज भी नहीं किया। मैंने कई बार बोला, लेकिन हम्म, वो इतनी नाराज हो जाती है कि वो खाना छोड़ देती है कुछ कि अगर तुमने मुझे शादी के लिए प्रेशर किया, क्योंकि मेरे लिए तुम मेरा बच्चा हो, सब कुछ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं खुश हूँ। अगर तुम मुझे वहां भेजोगे मैं दुखी होंगी। तो जो कितना अगर प्यार। हाँ, अगर वो कहती है मेरे को कोई ऐसा लड़का मिलेगा कि जो मुझे आपके साथ जो आपको हम्म, भी समझेगा कि ये हम्म, मेरी बहन है, तब मैं उसके साथ शादी करूंगा, कि ये मेरी बहन है, इसे मेरे को केयर करनी है, तब मैं उसके साथ। तो उसने भी मेरे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है कि जो मेरे लिए मेरे भाई ने, वो मुझे इतना प्यार करता है कि जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। मेरा भाई है बीमार है, हम्म। फिर भी वो मुझे बहुत केयर करता है, प्यार करता है। मेरी मदर, तो मेरी फैमिली मुझे बहुत प्यार करती है, वो प्यार ही है मुझे मोटिवेशन देता है। जो आपको मोटिवेशन देता है और आप यहाँ तक पहुंचे कि आप अब औरों के लिए एक मोटिवेशन है। बस ऐसे ही फिर मैं ध्यान है कि जब ये सब कंडीशन में जब बहन की मेरी मैरिज हो गई, हम्म, तो मैं सोच ही रही थी कि मैं आगे मतलब अब अपने लिए कैसे जीऊँ। अभी तक तो मैं घर के लिए सब कुछ करती आई हम्म, हूँ, अब मुझे अपने लिए कुछ करना है। तो अपने लिए बस सोचने का, जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले बताया हम्म, कि वो कैंप हुआ जिसमें मुझे गेम के बारे में पता चला, स्विमिंग ट्राई करना, गिटार ट्राई करना। मेरा एक शौक था कि मैं हर हम्म। फील्ड में कुछ अपना करूँ, कुछ अपनी अलग पहचान। अपनी अलग पहचान। तो मैंने वही स्विमिंग ट्राई, गिटार ट्राई, और फिर मैं गेमों में आगे बढ़ती चली गई और उसके बाद कभी नहीं रुकी। और फिर मुझे ध्यान है 2018 में जब मैं मेडल लेकर आई, तो मुझे यहाँ पे सम्मान दिया गया लायंस क्लब से। ओके। हाँ, उसमें हमारे जिलाधिकारी भी आए थे। और फिर मेरे को स्पर्श गंगा की मैं मेंबर बनी। वाह। स्पर्श गंगा में मैं संडे टू संडे सफाई अभियान में जाती थी। मेरी टीम थी जिसके साथ में हम्म, जुड़ के मतलब वहाँ सफाई वगैरह करना, लोगों को अवेयर करना किस तरह से गंदगी ना करें। हम्म, 4 साल मैंने गंगा स्पर्श में मतलब मेंबर बन के किया है और आज भी मैं उनकी मेंबर हूँ। और अलग तरीके से हम लोग अवेयर करते हैं। और इसके अलावा मतलब मैंने बहुत सारे मतलब जो डिसेबिलिटी लोग होते हैं और हम्म, जिनको फैसिलिटी नहीं मिल पाती, रैम्प की सुविधा नहीं है, हम्म, तो मुझे ध्यान है 2018 में मैंने इस बात को उठाना चालू कर दिया था कि यहाँ पे ये रैंप नहीं है, यहाँ पे इस तरह की ओके। फैसिलिटीज़ नहीं है। हम्म, बैंक से लेके आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तहसील, समाज कल्याण, हर जगह मैंने लेटर के माध्यम से रैम की रिक्वेस्ट की और मेरे को ओके। ध्यान है कि इतनी जल्दी रिस्पांस आया। मतलब स्ट्रेस अलग है और रैंप अलग है। हाँ, रैम होना चाहिए, क्योंकि व्हील चेयर कैसे व्हील चेयर जाएगी। कैसे जाएगी। हमारी व्हील चेयर को उठा के ले जाना एक हमारे लिए कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ हम हाँ, हो रही थी कि मैं अपने लिए भी कर रही थी और साथ में समाज के लिए भी कुछ करना चाह रही आपने थी। समाज के लिए करना, आपने अपनी जीने की वजह बना हाँ, वो मेरी एक धीरे से जीने की वजह थी कि किसी को अगर मेरी वजह से खुशी मिले। ली। क्योंकि मैं जहाँ भी जाती थी, मुझे लोग जब पहचानने लगे तो मेरी चेयर उठा के हम मैम हेल्प करते हैं आ जाते थे। लेकिन मैं सोचती थी कि जिन लोगों के साथ कोई नहीं है, जिन्हें लोग नहीं पहचानते या कोई अकेला आया है, तो उसको कैसे प्रॉब्लम आ रही बिल्कुल। होगी। तो मुझे उसके लिए फील आता था ऐसा। तो मैं फिर उस तरीके के से फील्ड में काम कर रही थी और मैं एलपीयू गई। तो मुझे ध्यान है कि रेलवे स्टेशन जो हमारा यहाँ का है, तो उस टाइम पे वहाँ पे रैंप की कुछ फैसिलिटी नहीं, कुछ नहीं, हमारी 2.5-3 फीट चेयर उठा के ऊपर ले जा रहे हैं।
ओके। मेरे साथ और 2-3 प्लेयर थे। तो मैंने उसका वीडियो बनाया और उस वीडियो में मैंने अपने साथ-साथ मीडिया वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट दी। मैंने उसको मीडिया में डाला और वहाँ पे मुझे ध्यान है कि 2 किलोमीटर तक का आपके वो रैंप वहाँ पे तैयार हुआ 15 वाह! दिन के अंदर। वाह! उस एक्शन पे कि मैंने उस वीडियो को इतना हाईलाइट किया था कि वो करना ज़रूरी था कि बिल्कुल। अगर हमें आना-जाना पड़ रहा है तो हमारे को 3 फीट अगर आप ले जा रहे हो, ट्रेन आ जाती है मिस अपनी, तो उस टाइम पे क्या होगा? बिल्कुल। कोई भी दिव्यांग के साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। मैम आपने अपनी ट्रस्ट कब स्टार्ट करी? तो ये 2018 में आपको बताई मेरी जर्नी इस तरह से रही। फिर यस मैम। 19 में मैं और भी संस्थाओं से जुड़ी, ह्यूमन राइट्स और बहुत सारे ऐसे थे कि जिन ऑर्गेनाइजेशन थी जिनके साथ मैं कंटिन्यू कुछ ना कुछ काम करना चाहती थी। लेकिन मेरे को ध्यान है कि मेरा मेडल भी आया था उसके उस टाइम भी जब लॉकडाउन लगने वाला था 15 दिन पहले। और उसी टाइम जब लॉकडाउन लगा उससे ठीक 15-20 दिन पहले मेरी गवर्नर मैम से मीटिंग हुई थी। ओके। उत्तराखंड गवर्नर से कि हम कॉर्ड को लेके मैं कुछ बात करने उनसे मिली थी। तो मैं उनके पास गई और उनसे बात कर रही थी। तो मुझे ध्यान है कि मैं एक छोटा-सा रोटी डिस्ट्रीब्यूट करती थी। ओके। मैं वो फूड डिस्ट्रीब्यूट का हर फ्राइडे। तो वो मैं त्रिवेणी घाट पे करती थी जिसमें कि मतलब हम लोग 100-150 लोगों को खाना खिलाते थे जो हमारे आस-पास की लेडीज़ थी। हाँ, आस-पास की जैसे लेडीज़ें होती हैं तो वो 10-10 रोटी इकट्ठा करके सब्जी तो मैं एक जगह बनाती थी, खुद से बनवाती थी और वो 10 रोटी कोई 10 रोटी कोई ऐसे करके कलेक्ट करके मैं डिस्ट्रीब्यूट करती थी। तो वो चीज़ से मेरे को लोग जाने होंगे या पहचान बनी। तो मैं जब वहाँ गवर्नर से आपकी स्टार्टिंग हुई। स्टार्टिंग हुई तो मैं गवर्नर हाउस गई तो मेरा आधार कार्ड चेक नहीं हुआ। जैसे उन्होंने निर्जा गोयल नेम सुना, मुझे तिलु रतौली पुरस्कार उस टाइम मिल चुका था, कि आपकी पहचान वहाँ से बन चुकी थी। बन चुकी थी मेरी। और मैं काम कर रही थी तो गवर्नर मैम बोले कि हम जब मीटिंग के लिए गए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अगर आप इसे रजिस्टर करा लो तो आप इसको बहुत हम आगे आपको सपोर्ट करेंगे। मैंने उनसे कहा मैम रजिस्टर मैं नहीं कराऊंगी। उल्टा बोला मैंने कि नहीं मैम इसमें फिर दिक्कतें आएंगी या ऐसा चीज़ है कि मुझे प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं अकेले कैसे मैनेज करूंगी। तो वो बोले ऐसा कुछ क्योंकि नहीं, आप तो जस्ट अपने मन की इच्छा के लिए कर मन रहे की थे। इच्छा के लिए कर रही थी। तो बोले नहीं बेटा आप बहुत ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हो और मैं चाहती हूँ कि आप इसे रजिस्टर कराओ और जब 15 दिन बाद आप मेरे पास आओ तो आप ये कहो कि हाँ मैंने मैम रजिस्टर करा लिया, यही सुनना है मैंने। उन्होंने मुझसे ऐसा कहा और मैंने इसे रजिस्टर कराई और ठीक 1 वीक बाद लॉकडाउन लग गया। ओके। हम्म। तो लॉकडाउन में आपने अपनी चैरिटेबल ट्रस्ट को कंटिन्यू रखा? वही मेरी स्टार्टिंग थी, मेन जो मेरी थी और उस कि टाइम पे मेरे आई पास थिंक बहुत प्रॉब्लम हुई। 2,000 रुपये थे मेरे पास ओनली डोनेशन के लिए। मैं फैमिली से मांग नहीं सकती थी, फैमिली की खुद की जिम्मेदारी थी, लॉकडाउन था तो उन्हें खुद नीड थी। तो डोनेशन के 2,000 रुपये से मैंने जब स्टार्टिंग की तो मैंने 800 परिवारों को राशन दिया। वाह! मतलब कहने का मतलब ये है कि मायने ये नहीं रखता कि हमारे पास कितना ज्यादा है या कितना कम, हमारी इच्छा बड़ी होनी चाहिए। मैंने एक इच्छा की और मेरे पास लोगों ने, किसी ने राशन का चावल रख दिया, किसी ने आटा रख दिया, किसी ने हल्दी रख दिया। मैं रोज उसकी, हम दोनों बहनें किट बनाते थे, सुबह नाश्ता भी नहीं करते थे। गवर्नमेंट ने जो टाइम दिया था कि 2 घंटे मतलब लॉकडाउन खुलेगा, घर घर जाके और देखते थे कौन नीडी पर्सन है, कौन उसको जिस टाइम पे लोग एक दूसरे से बच रहे थे और हम घर घर जाते थे और लोगों को देखते थे घरों में और उस टाइम हम राशन लेकर आते थे। हमारे फैमिली मेंबर्स भी कहते थे कि आप लोग गलत कर रहे हो या कोरोना हो जाएगा या ऐसा है, अपनी फैमिली के साथ गलत कर रहे हो, बाहर से फोन आने लगे। लेकिन मैंने कहा नहीं, हमें जब हेल्प करनी है करनी है, जो उन्हें आप लोगों को घर बैठे भी हो रहा है तो हम नहीं रुक सकते जब हम सामने रोना देखते हैं। सो मैम आपकी इस जर्नी से इतना सब सीखने को मिला है, अमेजिंग। और आपकी चैरिटेबल ट्रस्ट लॉकडाउन से जब अच्छे अच्छों की ट्रस्ट बंद हो चुकी थी, आई नो,
बहुत सपोर्ट थे जो लोगों के बंद हो चुके थे उस टाइम पर, लेकिन आपने तभी से अपना स्टार्ट किया और आज तक वो बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है मैम। सो आपकी मैंने जो भी चीज़ें आज सुनी हैं और अब इस वीडियो के थ्रू बाकी लोग भी सुनने जा रहे हैं, और आई आई नो, मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि आपकी लाइफ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और औरों को भी मिलेगा। मैम मैं ये चाहती हूँ कि आप लास्ट में एक एक क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को जो उनकी लाइफ एक अच्छे, अगर वो बिगड़ी हुई है या डिप्रेशन में, टेंशन में या कुछ भी बुरे कंडीशन में चल रहे हैं, तो क्या आप उन्हें ऐसा कहना चाहेंगे जिनसे उनकी लाइफ में एक चेंज है? बस छोटा सा मैं आपको इसी के बाद आपको एक बोलूँगी। सबसे पहले मैं बताऊँगी कि लॉकडाउन के बाद जब मैंने काम किया है, आज मेरा ट्रस्ट 30 लड़कियां हैं जिन्हें सिलाई निःशुल्क सिखा रहा है, और 30 बच्चे हैं जिन्हें हम लोग मतलब एजुकेशन देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और उनको जो भी उनकी ज़रूरतें होती हैं, नीड होती है, वो Okay. पूरी करते हैं। डिसेबिलिटी लोग हैं जो आज तक मैं 2018 से 250 व्हीलचेयर डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी हूँ, और उसमें ओल्ड पर्सन भी हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी हैं, और उनको काउंसलिंग करना, और उन्हें अगर मेरे हाथ में कुछ चीज़ नहीं है उन्हें बाहर ट्रीटमेंट के लिए कांटेक्ट करके भेजना, इस तरह का मैं करती हूँ। और आगे भी अगर मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो मैं इस तरह का काम कंटिन्यू करती रहूँगी। और मेरा यही मानना है कि हम लोग, जो भी लोग कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ये सिर्फ मन से होता है, हमारे अंदर से। आज मेरे पैर नहीं है तब भी मैं बहुत कुछ कर सकी। बिल्कुल मैम। तो कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। अगर कोई भी काम करना है उसे ईमानदारी से करो, लगन से करो, तो आप उसमें ज़रूर सक्सेस होंगे। कोई ऐसा भी फील्ड नहीं है जिसमें कि अगर कोई अच्छे ईमानदारी से काम करता है वो सक्सेस ना हो, ये मैं मान ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल खुद में आजमाया है। कठिनाई हमें ज़रूर आती है, हर फील्ड में आती है, लेकिन हम उसमें हिम्मत हारते हैं। हमें हिम्मत कभी भी नहीं हारनी है। बिल्कुल। तो आज आपको मैं बस एक ही छोटा सा कहना चाहूँगी, हौसलों के तरकस में, हौसलों के तरकस में उम्मीदों का वह तीर जिंदा रखो, उम्मीदों का वह तीर जिंदा रखो, हार जाओ मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। वाह, अमेजिंग मैम। आपकी लाइफ से एक चीज सीखने को मिली है, हम शरीर से विकलांग नहीं होते, हम मन से होते हैं, मन से होते हैं। और अगर हम मन से नहीं है तो हम शरीर से भी नहीं है। नहीं। थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें अपना टाइम दिया, अपना कीमती टाइम दिया, और हमसे अपने अपनी लाइफ की इतनी सारी चीज़ें शेयर करी, और आपकी लाइफ से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है, और हमारी ऑडियंस को भी। सो थैंक यू सो मच मैं आज मैम। डॉली जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आपके साथ आने का मौका मिला। मैं कहती हूँ कि मेरे इतने इंटरव्यू हुए हैं कि जिसकी मुझे खुद भी आज नहीं पता कि मैं कितने इंटरव्यू 2018 से कंटिन्यू देती आ रही हूँ, लेकिन मेरे लिए सबसे बेस्ट इंटरव्यू आज डॉली जी के साथ रहेगा, क्योंकि मैं, आपको शायद ना पता हो तो आपके बारे में बताऊं कि ये भी, इनको भी प्रॉब्लम है, लेकिन इन्होंने कभी अपनी प्रॉब्लम को सामने नहीं आने दिया। तो मैं इन्हें भी सैल्यूट करती हूँ, और कि इनके चैनल पे मुझे आने का मौका मिला है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सो देखा आपने, ऐसे भी लोग होते हैं। अमेजिंग, अपनी लाइफ को बेटर किया, औरों की लाइफ को भी बेटर कर रहे हैं। अमेजिंग, मैं तो स्पीचलेस हो चुकी हूँ मैम के बारे में। मेरे पास कोई शब्द नहीं है बताने के लिए। मैम ने जितना बताया है उससे मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट हो गई हूँ, और मैं चाहूँगी कि आप भी अपनी लाइफ को एक नया ट्रैक दें। अगर आप परेशान हैं तो मैं कहूँगी मैम के बारे में देखिए, मैम के बारे में सोचिए। इनसे ज़्यादा परेशानी अगर आपकी लाइफ में, मैं नहीं मान सकती। बचपन से क्या क्या चीज़ें फेस करी हैं आपने सब सुना, और मैं बस ये चाहूँगी हार मत मानिए, आगे बढ़िए, ध्यान में रखिए बस नीरजा गोयल मैम को, और आगे बढ़ते रहिए। सो आज के लिए हम अपने इस पॉडकास्ट का यहीं पर एंड करते हैं, और आगे भी हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। सो इफ यू लाइक हमारा वीडियो, सो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल रियल वाइब्स। बाय बाय।